वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। बीएड का जो लेक्चर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अधिगम के लिए आकलन। अभी गाइस आपकी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। देखिए बीएड के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए और उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे बस नज़र डाल दीजिए, वो भी मैं आपको बाद में करा दूंगा। और आप अगर 5 यूनिट में से 2 या 3 यूनिट भी पढ़ते हैं तब भी आपके अच्छे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। लेकिन जितना आप पढ़ के जा रहे हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिए, ताकि ये ना हो कि मतलब आप पेपरों के टाइम भूल जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे पढ़िए कि जितना आप पढ़ के जा रहे हैं वो आपका बिल्कुल सॉलिड हो। वो सॉलिड रहेगा तो आपके मार्क्स अच्छे जो हैं ज़रूर आ जाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 18 और 19 में आया था। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगमकर्ता के ज्ञान और उसकी मानसिक शक्तियों का आकलन 2 बार किया जाता है। एक बार कोई भी, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको एडमिशन देने से पहले भी एक बार टेस्ट होता है और एडमिशन लेने के बाद उसे जब पढ़ाया जाता है तो साल के लास्ट में भी टेस्ट होता है। तो जो पहले टेस्ट होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि जो पढ़ने आया है वो उस लायक भी है या नहीं कि इसे इस क्लास में पढ़ाया जाए या इस लेवल में पढ़ाया जाए। और उसके बाद उसके बाद जो टेस्ट होता है साल के एंड में, कि इसने जो कुछ पढ़ा है तो इससे सही से समझ में आया भी है या नहीं, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो उसी को बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखना है। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य क्या होते हैं निर्माणवादी अधिगम मॉडल में, बिल्कुल वही है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगमकर्ता, जो भी बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, उसे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करना है। यानी जो उसे चीज़ें पहले से पता है उसके उसके बेसिस पे वो नई चीज़ें बनाएगा। ठीक है। और तो ये काम वो कब कर पाएगा, जब वो तभी कर पाएगा जब वो बाकी बच्चों से बातचीत कर सकता हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है उसकी, या क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है, या क्या किसी चीज़ में डिस्कस कर सकता है, या टीचर से इंटरेक्शन कर सकता है, टीचर से बात कर सकता है कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए शिक्षक छात्र और छात्र छात्रों की अंतःक्रिया द्वारा होता है। ठीक है। इसलिए ये सब चेक करने से, मतलब अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम लोग को ये सब आकलन करना जरूरी है। अधिगमकर्ता के नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है या नहीं, या उसमें अंतःक्रिया है की प्रवृत्ति है या नहीं, ये सब देखना जरूरी है। अब यूँ तो हम किसी अभ्यर्थी को किसी कक्षा अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से पहले उसके पूर्व ज्ञान और मानसिक शक्तियों या क्षमताओं के आकलन करते हैं। चाहे कोई बच्चा हो, हम लोग क्या करते हैं, उसे किसी भी क्लास में एडमिशन देने से पहले चेक कर लेते हैं उसे कितना आता है और क्या उसकी मतलब माइंड डेवलपमेंट, कितना माइंड उसका डेवलप है। उसी के आधार पर प्रवेश देने या ना देने का निर्णय करते हैं कि आखिर ये 7th क्लास के लायक है, 8th क्लास के लायक है, एडमिशन दें या ना दें। सामान्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं। कोई भी जो भी हम लोग नॉर्मल एजुकेशन देते हैं उससे पहले चेक कर लेते हैं कि बच्चे को कितना आता है, और फिर उसी के आधार पर नए ज्ञान का विकास करते हैं। जब वो हमें पता चल जाता है कि बच्चे को इतना आता है, अब इसके आगे का जो है हमें पढ़ाना है, उसका नया ज्ञान हम लोग देते हैं उसे। परंतु निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगम के लिए आकलन का उद्देश्य अधिगमकर्ताओं के पूर्व ज्ञान और मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का आकलन करना होता है, जिनके द्वारा वे नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अब लेकिन निर्माणवादी में क्या है कि बच्चा खुद से क्या कर सकता है, मतलब हमने उसका पूर्व ज्ञान तो देख लिया, अब वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान कितना बना सकता है ये भी हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है। इस क्षमता को भी आकलन करेंगे। इसके साथ उसकी अंतःक्रिया की प्रवृत्ति भी चेक करते हैं कि इंटरेक्शन की कैसी क्षमता है, क्योंकि इस अधिगम में अधिगम की प्रक्रिया छात्र शिक्षक और छात्र छात्राओं के अंतःक्रिया द्वारा आगे बढ़ती है। ठीक है। इसीलिए इस प्रकार निर्माणवादी अधिगम आकलन सामान्य अधिगम के से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आ जाइए असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग में देखिए निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगम के बाद क्रिया के बाद अधिगम क्रिया के प्रभाव का आकलन किया जाता है। अब मान लो जो अधिगम हमने दे दिया, उसे पढ़ा दिया, उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा बच्चे पे, उसका आकलन करेंगे। ये तो अन्य शिक्षण अधिगम मॉडलों में भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का देखिए, चाहे दूसरा भी देख लीजिए, दूसरे जो अधिगम मॉडल होते हैं नॉर्मल, उनमें भी ये होता है, प्रभाव चेक किया जाता है कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता है। परंतु उसका उद्देश्य जो होता है अधिगमकर्ताओं की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करना होता है। उसमें क्या है, सिर्फ ये देखेंगे कि बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियां क्या है, कितना उसने पढ़ लिया है। अधिगमकर्ताओं के ज्ञान कौशल व्यवहार में होने वाले परिवर्तन एंड परिवर्धन का आकलन किया जाता है, तथा उसके आकलन के लिए केवल उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब मतलब उसमें क्या होगा कि सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट होंगे, चाहे नॉलेज हो, कौशल हो, ज्ञान हो, स्किल्स वगैरह सबको इसी से चेक कर लिया जाएगा। लेकिन निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगमकर्ताओं की शैक्षिक उपलब्धियां ज्ञान में वृद्धि के साथ अधिगमकर्ताओं के नए ज्ञान की भी समझ की भी आनी चाहिए। ठीक है। और उस ज्ञान के प्रयोग की क्षमता को भी आकलन किया जाएगा, मतलब जो नया ज्ञान आ रहा है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम लोग नए नए मेथड बनाएंगे इसमें। वेट फॉर 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए इसका आकलन तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा ही किया जा सकता है, उसमें उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जाएगा। ठीक है। परंतु ये सब तो अचीवमेंट टेस्ट से ही होगा। उसके बाद क्या होगा, हम लोग इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट मैपिंग।
ठीक है, वेन डायग्राम, वी डायग्राम भी कहते हैं ऐसे। आगे देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, पोर्टफोलियोज, ड्रीम प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम लोग बच्चे को बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे कि उसको वो नया ज्ञान बनाने में कितना, मतलब उसकी कितनी क्षमता है नया ज्ञान बनाने की। ये निर्माणवादी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब देखिए निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगम का आकलन का क्षेत्र अन्य शिक्षण अधिगम मॉडलों से भी अधिक होता है। जो दूसरे शिक्षण मॉडल हैं उनसे काफ़ी इसका बड़ा क्षेत्र होता है, और उसके आकलन की विधियाँ भी अन्य शिक्षण अधिगम मॉडल से भिन्न होती हैं। जो नॉर्मल शिक्षण मॉडल हैं उनसे इसकी वो विधियाँ भी विधि हैं। अभी हमने पढ़ा था कि उसमें जो नॉर्मल विधि होती है उसमें सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। इसमें अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट मैपिंग, पोर्टफोलियोज, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, टीम प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो है उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अपने मन से भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बस यही चीज़ समझ लीजिए कि एक चीज़ जो लिखी गई है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर निर्धारित है कि बच्चे को कितना ज्ञान आता है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और फिर जब बच्चा एडमिशन ले लेगा, वो पढ़ेगा साल भर, उसके बाद जो उसका टेस्ट होगा कि आखिर पढ़ने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें क्या परिवर्तन आए, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे अधिगम में पृष्ठ पोषण कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।